हेलो, स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद परमिंदर रावत में। आज हम डिस्कस करेंगे बीपीडीओ का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 25 फरवरी 2018 को हुआ था। बीपीडीओ की जो फुल फॉर्म है वो है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी। तो आपको पेपर देखना ही देखना नहीं है, आपको क्या करना है कि आपको नोटबुक और पेन हाथ साथ में रखना है और आपको चेक करना है कि आपके 100 में से टोटल कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं और आपको उन मार्क्स के बेसिस पर आगे की तैयारी करनी है, ताकि आप आने वाला जो बीपीडीओ का एग्ज़ाम है उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सकें और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दे सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार है। तो आपको क्या करना है, स्क्रीन पॉज करनी है और अपना आंसर देना है। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पुनरुक्ति प्रकाश। इस सेंटेंस में जो है मधुर मधुर की 2 बार पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, हम लोग की पटकथा का लेखन किया है, किसने किया है? तो जल्दी से बताइए अपना आंसर। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा मनोहर श्याम जोशी ने इसकी पटकथा का लेखन किया है। ठीक है, और ये जो धारावाहिक है ये कहाँ प्रसारित हुआ था? भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक है ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ और पॉइंट्स भी नोट करने हैं। पहला है, हम लोग जो धारावाहिक है ये है दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला पहला धारावाहिक था। ठीक है, दूसरा, इसका जो प्रसारण हुआ था वो कब हुआ था? इसका जो प्रसारण हुआ था वो हुआ था 7 जुलाई 1984 को इसका प्रसारण हुआ था। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अवनी शब्द का जो है विलोम क्या होगा? तो जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा इसका विलोम? तो जो इसका विलोम होगा वो होगा अंबर। अवनी का जो विलोम होगा वो होगा अंबर। ठीक है, अवनी का अर्थ होता है पृथ्वी और धरती। ठीक है, इसके जो पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शंखेश्चर्य शब्द में कौन सी संधि है? तो आपको इसमें से बतानी है कौन सी संधि है। ठीक है, तो इसमें जो संधि है वो है संख्या धन ऐश्वर्य। इसको तोड़िए, संख्या धन ऐश्वर्य। तो लास्ट में क्या आ रहा है, आ, और इधर पहला क्या आ रहा है, ए। ठीक है, तो इससे हो गया शंखेश्चर्य। तो आधन ए बराबर क्या होगा, आई। ठीक है, और ये किस संधि में होता है, दीर्घ संधि में। ठीक है, तो दीर्घ संधि में क्या होता है, ए या आ के साथ, ए या आ के साथ अगर हम प्लस करें ए या आई को तो आपको प्राप्त होगा आई। ठीक है, दूसरा, अगर इसके साथ हम प्लस करते हैं ओ प्लस औ को तो प्राप्त होगा हमें औ। ठीक है, तो ये था दीर्घ संधि के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन, जो दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो कब और कहाँ संपन्न हुआ था? ठीक है, तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 28 अगस्त 1976 को मॉरिशस में हुआ था। ठीक है, और इस सम्मेलन की एक मुख्य बात यह है कि इसकी जो थीम थी, इसका जो विषय था वो था वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, इसका जो थीम था वो था वसुधैव कुटुंबकम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कहलाता है। तो दीजिए इसका आंसर क्या होगा। एक बैठक है, उसमें उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये कहलाता है ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, करदम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 है, करदम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा?
तो जो इसका जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा कीच। ठीक है, इसके जो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं कीचड़, कीचड़, पंक, गारा आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गरल सुधा रिपु करही मिताई लोकोक्ति का अर्थ क्या है? गरल सुधा रिपु करही मिताई लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ये आपको लोकोक्ति दी गई है, इसका अर्थ क्या है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन, दो विरोधी स्वभाव वाले व्यक्तियों का मिलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी शब्दकोश में त्रा किस वर्ण के बाद आता है? तो किस वर्ण के बाद आता है ये तो सबको पता होगा, अक्षा, तर्रा, ज्ञा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 11वां क्वेश्चन है, किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया कहलाता है। ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूज़ पेग। ठीक है, जैसे एडिटोरियल होता है ना, आपने हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, उसमें जो एडिटोरियल होता है उसमें ताजी जो घटनाएं होती हैं उनका लेख वहाँ पे उल्लेख उनका होता है वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ही है ये न्यूज़ पेग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, अब चला जाए यह वाक्य है, कैसा वाक्य है यह? जल्दी से आंसर दीजिए, कैसा है क्वेश्चन? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाच्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, औलाद किस भाषा का शब्द है? तो जल्दी से बताइए किस भाषा का शब्द है औलाद? ठीक है, इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अरबी शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो आपको बताना है इनमें से किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं, तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, माखनलाल चतुर्वेदी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। सुमित्रानंदन पंत को 1968 में चिदम्बरा के लिए क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, उसके बाद महादेवी वर्मा को जो है 1982 में यामा के लिए इनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उसके बाद कुंवर नारायण को मिला था 2005 में जो है कुंवर नारायण को मिला था संपूर्ण साहित्य के लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है? तो कौन सी संज्ञा है इसमें? इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिलने की बेचैनी जो है संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित्य की उपाधि से विभूषित किया गया है? महापंडित, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है? तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए, कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राहुल सांकृत्यायन। इनको क्या किया गया है? पंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ आपको राहुल सांकृत्यायन से संबंधित एक बात और याद रखनी है कि इनके नाम से जो है 1993 में 1993 में इनके नाम से जो है 100 रुपये की एक डाक टिकट जारी की गई थी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, वह खंबा गिर जाएगा इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? वह खंबा गिर जाएगा इस पंक्ति में कौन सा विशेषण? ठीक है, तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। इसमें जो है ये क्या है? इसका सर्वनाम के रूप में इसका विशेषण है, किसका? खंबे का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप का क्या मतलब है या इसका क्या अर्थ है? ठीक है, तो इसका अर्थ है 8 कवि। ठीक है, अष्टछाप का अर्थ है
8 कवि। और जो ये 8 कवि थे ये किसकी आराधना करते थे? ठीक है, तो ये करते थे श्री कृष्ण की आराधना करते थे ये। ठीक है, अष्टछाप के जो कवि थे, जो ये अष्टछाप है, ये किसकी आराधना करते थे? श्री कृष्ण की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है वह कहलाता है। जल्दी से अपना आंसर दीजिए, क्या कहलाता है? ये कहलाता है, इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, संबंध बोधक। क्वेश्चन नंबर 20, अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का संबंध है। अनेकार्थी शब्द है उत्सर्ग। ठीक है, इसका संबंध है किससे? दान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता कौन था? क्वेश्चन नंबर 21, कुमाऊं में जो है चंद शासक का जो जन्मदाता था वो कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा सोमचंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की? तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टिहरी हस्तांतरित कर दी थी सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, वर्ष 1926 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की थी? 1926 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से कौन सी पत्रिका की शुरुआत की थी? तो ये पत्रिका है गणदेश। ठीक है, गणदेश नामक पत्रिका जो है कृपाराम मिश्र ने इसकी शुरुआत की थी कोटद्वार से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जगत जवाहर मल का नाम संबंधित है, किससे संबंधित है भाई? जगत जवाहर मल का नाम, तो जो इनका जो नाम संबंधित है वो है कूका विद्रोह से। ठीक है, किससे संबंधित है? कूका विद्रोह से। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो उत्तराखंड में जो कौन सा शासन था जिसको स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए, कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कत्यूरी साम्राज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा था? उत्तराखंड का जो पहला पावर हाउस था वो कौन सा था? तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए। तो उत्तराखंड का जो पहला पावर हाउस था वो था ऑप्शन नंबर ए, गंगोली जल विद्युत परियोजना या जल विद्युत प्लांट। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है? ये जो है देहरादून से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, और इसका जो निर्माण हुआ था वो ब्रिटिशों के काल में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। 1907 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया? तो जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है देहरादून, गढ़वाल और कोटद्वार को जो जोड़ता है, उसका जो नाम है वो किसके नाम पर समर्पित है? जल्दी से बताइए। तो जो इसका जो नाम समर्पित है वो है ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी। तो अब बताइए कि सी राजगोपालाचारी कौन थे? जो सी राजगोपालाचारी थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों को अर्थपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित करने पर सही विकल्प होगा, कौन सा होगा? तो आपको 6 ऑप्शन दिए गए हैं, परिवीक्षा, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन और आवेदन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ऑप्शन से भी इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं, तो ये वाला तो आपका पहले ही हट गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा? ये 5वां विज्ञापन आएगा। ठीक है, उसके बाद विज्ञापन के बाद क्या करेंगे? आवेदन करेंगे। उसके बाद क्या होगा? आवेदन के बाद होगा साक्षात्कार। ठीक है, साक्षात्कार के बाद क्या होगा? चयन, और उसके बाद नियुक्ति, और उसके बाद प्रियवीक्षा। ठीक है, तो जो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 5, 6, उसके बाद 2, 5, 6, 2, 5, 6, 2, फिर 3
फिर 4 चयन, फिर परिवीक्षा। ठीक है, तो सबसे पहले आवेदन होगा, सॉरी सबसे पहले विज्ञापन आएगा 5, फिर 6, 5, 6 विज्ञापन, उसके बाद साक्षात्कार 2, फिर उसके बाद चयन 3, फिर नियुक्ति 4 और फिर परिवीक्षा 1। ये परिवीक्षा है, परिवीक्षा है ना कि परीक्षा। ठीक है, ये परीक्षा नहीं है। ठीक है, परिवीक्षा का मतलब होता है प्रोबेशन पीरियड। ठीक है, आप उस कार्य के लिए, आपका व्यवहार सही है या आप उस कार्य के लिए योग्य हो या नहीं हो, आपको उसके लिए टाइम दिया जाता है, 1 साल 2 साल ऐसे होता है। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड भी बोलते हैं इसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? तो ऐसा कौन सा राजा था जिसने शाह की पदवी प्रयोग की थी सबसे पहले? जल्दी से बताइए। तो ये था आपका बलभद्र शाह, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कीबोर्ड की जो फंक्शन की है उसकी उनकी संख्या कितनी होती है? फंक्शन की आपने देखी होगी सबसे ऊपर होती है ना? तो टोटल कितनी संख्या होती है? ऑप्शन नंबर बी, 12 संख्याएं होती हैं। ठीक है, शारदा या काली नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? क्वेश्चन है, शारदा या काली नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो जो इसका जो उद्गम स्थल है वो है मिलम, मिलम ग्लेशियर। ठीक है, मिलम ग्लेशियर लिपुलेख दर्रे के पास है ये। ठीक है, लिपुलेख दर्रा, और लिपुलेख दर्रा का है पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है? जो स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी है उसके लेखक कौन है? जल्दी से बताइए। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, S.N. रॉय या सुरेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, रामायण के बारे में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, इसके बारे में बताना है कि कौन सा आपका कथन गलत है। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। रामायण जो रामायण जो रामायण है उसमें जो है ढोल का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, तो इस उत्सव की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या है? एक तो यह है चमोली जनपद का ये लोक उत्सव है। ठीक है, दूसरा इसमें जो है मुखौटा के साथ नृत्य होता है। तीसरा, इसको जो है यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है। ठीक है, और इसमें जो है भूम्याल देवता की पूजा भी की जाती है। भूम्याल देवता, इसकी भी इसमें पूजा की जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड के रूलर में नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सेंटर इंटेंड इसके रूलर में नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, चमोली जनपद का सृजन कब हुआ था? बताइए कब हुआ था चमोली जनपद का सृजन? ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 फरवरी 1960 को इसका सृजन हुआ था। ठीक है, चमोली जनपद का। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है। दिए गए ग्रिड में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या क्या होगी? तो लगाइए 11 नंबर 99 ऋण 10, तो 11 गुणा 9 माइनस 10 बराबर 89। ऐसे ही 12 12 अंक 144, 144 माइनस 10, 144 माइनस 10 कितना होगा? 34। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ऐसे यहाँ पे भी मिला लो, 13 10 अंक 130, 130 में से 10 गया 120। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध मंदिर हाट कलिका कहाँ स्थित है? जो प्रसिद्ध मंदिर है हाट कलिका ये कहाँ स्थित है? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कहाँ। इसका राइट आंसर होगा गंगोली घाट हाट पिथौरागढ़। ठीक है, तो ये हाट कलिका मंदिर कहाँ स्थित है? गंगोली हाट पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से SMPS का पूर्ण नाम क्या है? SMPS का जो पूरा नाम क्या है वो बताइए। ठीक है, तो इसका जो पूरा नाम है वो है स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS का जो पूरा नाम है वो है स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39,
डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? ये संबंधित है औषधि वैज्ञानिक, ये हैं औषधि वैज्ञानिक हैं, ठीक है, औषधि विज्ञान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40, आगरा शहर की स्थापना करने वाला कौन था? तो जल्दी से बताइए, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये तो सबको पता होगा लगभग, किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। दूसरा बताइए, आगरा का जो जामा मस्जिद है, आगरा में जो जामा मस्जिद है वो किसने बनवाई थी? तो ये शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने ये बनाया था। जो वहाँ की जो जामा मस्जिद है वो बनवाई थी किसने? जहां आरा ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, सुंदरडूंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? तो कौन से जनपद में स्थित है सुंदरडूंगा हिमानी? यह है आपका बागेश्वर, ऑप्शन नंबर ए, बागेश्वर में स्थित है सुंदरडूंगा हिमानी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। म्यांमार की प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता, म्यांमार के जो प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता है आन सांग सूकी किस राजनीतिक दल से संबंधित है? ये किस राजनीतिक दल से संबंधित है? ये उस समय का करंट अफेयर है, ठीक है। तो किस दल से संबंधित है ये? नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, इस दल से ये संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43, प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था? जो शैलेश मटियानी है उनका जन्म किस जनपद में हुआ था? जल्दी से बताइए इसका आंसर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर सी, चमोली में था, चमोली में हुआ था। शैलेश मटियानी का जन्म कहाँ हुआ था? चमोली में, ठीक है। और इनका जो दूसरा नाम था वो था रमेश सिंह मटियानी, रमेश सिंह मटियानी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44, इसरो के PSLV-C-38 द्वारा एक ही प्रक्षेपण में कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए गए? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 31, ठीक है। ये उस टाइम का जो है करंट अफेयर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है? कौन सा गढ़ जो है 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है? तो जल्दी से आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धूनीगढ़। धूनीगढ़ जो है 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो जो ये 52 गढ़ है इससे संबंधित एक मुख्य पॉइंट ये है कि पंवार वंश के का जो शासक था अजय पाल, इसने जो है सभी गढ़ों को पराजित करके क्या किया था? इन्हें एकत्रित कर दिया था, ठीक है। किसने? राजा अजय पाल ने, अजय पाल ने सभी गढ़ों को जीतकर उनको एकत्रित कर दिया था, ठीक है, एकीकृत कर दिया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। तो ये जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपने लॉजिक लगाना है, इसमें कौन सा लॉजिक लगा है? एक से एक से ज़्यादा लॉजिक भी आपके लग सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, चलिए देखते हैं, ये है 6, ये 24, ये 0, ये 60, ठीक है। तो पहला मैं अगर देखता हूँ 1 की पावर 3 माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस 2 बराबर 6। ऐसे ही 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 बराबर कितना होता है? 27, 27 माइनस 3, 27 माइनस 3 बराबर कितना होगा? 24। तो ऐसे यहाँ पे आ जाएगा 4 की पावर 4 माइनस 4, तो 4 की पावर 4 कितना होगा? 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौको 16, चौको 64, चौको सॉरी 4 की पावर 3, सॉरी 4 की पावर 3 लिखेंगे माइनस 4, तो 4 चौको 16, चौको 64, यहीं तक लेंगे। तो 64 माइनस 4 बराबर 60। ऐसे ही आगे 5 की पावर 3 माइनस 5, तो 5 की पावर 3 कितना होता है? 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 125, और 125 माइनस 5 बराबर कितना होगा? 120। तो जो इसका राइट आंसर होगा 120, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो हो सकता है इसमें दूसरा लॉजिक भी लगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दूसरा लॉजिक भी कौन सा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 47, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? तो किसने इसको शरण दी थी? जल्दी से इसका आंसर बताइए, किसने दी थी? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीपाल शाह ने इनको शरण दी थी, ठीक है।
जल्लीकट्टू जो है किस राज्य का पारंपरिक खेल है, या उत्सव भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये है तमिलनाडु का पारंपरिक उत्सव, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसमें जो है सांड और आदमी जो है लड़ाई करते हैं, उनकी लड़ाई होती है। और जो ये जो जल्लीकट्टू जो खेल खेला जाता है, ये मुख्य रूप से पोंगल पर्व पे खेला जाता है। पोंगल वहाँ पे एक त्योहार मनाया जाता है, उसके 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 समारोह में इस खेल को खेला जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से गलत युग्म कौन सा है। तो चंद्रप्रभा जो है पर्वतारोही, बिल्कुल सही है। उन्मुक्त चंद क्रिकेट से संबंधित है। एकता बिष्ट भी जो है क्रिकेट से संबंधित है। बछेंद्री पाल क्या है, बछेंद्री पाल जो है ये गलत है। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बछेंद्री पाल क्या है, ये जो है पर्वतारोही है, ठीक है, ठीक है। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम देख लेते हैं। बछेंद्री पाल जो हैं वो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय हैं, ठीक है, प्रथम भारतीय महिला हैं। जो बछेंद्री पाल हैं वो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। और ये कब चढ़ी थी, 1984 ईस्वी में, 1984 में ये एवरेस्ट पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में किसने कहा कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो यह प्रथम, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा था, तो जल्दी से बताइए ये किसने कहा था। तो ये कहा था ऑप्शन नंबर सी, आरसी मजूमदार ने, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1803 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित किस वर्ष नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ था। तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए, 1880 ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसने किसको सब्स्टिट्यूट किया है, या किसके स्थान पर ये लाया गया है। तो ये लाया गया है योजना आयोग के स्थान पर, ठीक है। और जो ये इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, ठीक है। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1950 में, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था। तो कब किया गया था कुमाऊं परिषद का गठन, 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55, 21 अक्टूबर को पैदा हुआ कौन, रमेश, वह श्याम से 9 दिन छोटा है। 21 अक्टूबर को पैदा हुआ, ठीक है, श्याम से 9 दिन छोटा है रमेश। इसका मतलब श्याम 9 दिन पहले, वो जो श्याम जो है वो 9 दिन पहले जन्म ले लिया उसने, है ना। तो इसमें से 9 कम करेंगे तो 12 अक्टूबर को ये जन्मा होगा। इसका जन्म दिवस क्या होगा, जन्मदिन होगा 12 अक्टूबर, किसका, श्याम का, ठीक है। इस वर्ष महात्मा गांधी का जन्मदिन मंगलवार को आया। तो मंगलवार मीन्स 2 अक्टूबर, भाई मंगलवार किस दिन था, 2 अक्टूबर को, ठीक है। और श्याम कब जन्मा, 12 अक्टूबर को। तो 2 से 12 तक जाने पे क्या आएगा, मंगलवार से मंगलवार जाना है तो 7 जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो 9 तारीख को क्या होगा, मंगलवार, प्लस 3 दिन और हो गए, है ना। तो श्याम का जन्मदिन दिन कब आएगा, 9 3 12 को आएगा, 12 अक्टूबर को। तो मंगलवार में 3 और जोड़ लो, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र। तो शुक्रवार को क्या होगा, श्याम का जन्मदिवस होगा, ठीक है, जन्मदिन मनाया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। जो केदार मंडल है उस पर जब ललितादित्य ने आक्रमण किया था उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है किस ग्रंथ से, या
किस रचना से प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये हमें प्राप्त होती है राजत रंगनी से, ठीक है। और राजत रंगनी से संबंधित एक और क्वेश्चन है, राजत रंगनी किसने लिखी है, किसने लिखी है, कलहण ने इसको लिखा है, ठीक है। राजत रंगनी को किसने लिखा है, कलहण ने। और ये इसमें ये जो राजत रंगनी है ये किसके बारे में है, तो इसमें जो है इसमें मिलता है हमें कश्मीर के इतिहास का विवरण, ठीक है, इतिहास का विवरण। राजत रंगनी में क्या मिलता है, कश्मीर का इतिहास मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सेज नीति का निर्धारण किस देश के अनुभव पर लागू हुआ। तो किस देश के अनुभव पर लागू हुआ, चीन के अनुभव पर लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण किए। तो कब किए, वर्ष 2006 में, ठीक है। कब किए, वर्ष 2006 में। तो इसका मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी, 1906 में, है ना। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना कब हुई थी, 1906 ईस्वी में, ठीक है। और ये कहाँ पे है, देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जाह्नवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है। जाह्नवी नदी किससे संबंधित है, ठीक है, ये बताना है आपको। तो ये जो है ये भागीरथी की सहायक नदी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता को मेसोपोटामिया के मजबूत रिश्तों को बताती है। तो ऐसी कौन सी मोहरें थी, आयताकार या वर्गाकार मोहरें, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। वर्गाकार मोहरें या आयताकार मोहरें जो हैं वो बताती हैं कि सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उनके मजबूत रिश्ते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2016 को अंतरराष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर हुआ। तो किस स्थान पर हुआ था ये पैराग्लाइडिंग का आयोजन। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर जल्दी से बताइए। इसका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था पिथौरागढ़ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अटल पेंशन जो योजना है उसमें सम्मिलित होने की अधिकतम आयु सीमा क्या है। तो इसका आंसर तो लगभग सबको पता ही होगा। इसकी जो अधिकतम आयु है वो है 40 वर्ष। 18 से 40 वर्ष के जो बीच के जो व्यक्ति होंगे वो अटल पेंशन योजना में सम्मिलित हो सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63, काशीपुर में बाल सुंदरी देवी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है। जो काशीपुर में बाल सुंदरी मंदिर है उसमें कौन सा मेला लगता है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसमें जो लगता है ये है राइट आंसर, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, चैती मेला, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, 39 छात्रों का के औसत भार, ये है मैथ का क्वेश्चन, ठीक है। इस थोड़ा पेन से लिखने में दिक्कत हो रही है तो देखते हैं, आप देख लेना, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। 49 छात्रों के भार का औसत, 49 छात्रों के भार का जो औसत है वो 40 केजी है, ठीक है, 40 केजी है 39 छात्रों के भार का औसत। यदि उनके अध्यापक के भार को भी शामिल कर दिया जाए तो भार में इतने ग्राम की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो पहले मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। 800 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, 800 ग्राम को 0.8 केजी लिख सकते हैं, है ना, 0.8 केजी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0.8 केजी की वृद्धि होगी, ठीक है, इतने ही औसत वृद्धि होगी, ठीक है। और ये सब किस में बटेगा, पहले 39 थे अब कितने हो गए, एक शिक्षक भी आ गया, अध्यापक भी आ गया, 40 हो गए। तो 40 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, 40 गुणा 0.8 तो कितना आएगा 32, 8 चौको 32 और 0.0, इसका मतलब 32 केजी की वृद्धि होगी टोटल। औसत में टोटल कितने की वृद्धि होगी, 32 केजी की। और पहला औसत कितना है 40, तो 40 प्लस 32 बराबर कितना होगा 72। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 72, ठीक है। ये तो था इसका शॉर्टकट कि आप जो वृद्धि हो रही है उसको लेके ही आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आपको बेसिक से करना है तो आपको पता ही होगा एवरेज बराबर क्या होता है, कुल आंकड़ों का योग। कुल आंकड़ों का योग आप देख लीजिएगा, ये पेन थोड़ा लिख नहीं रही है ढंग से, ठीक है। आंकड़ों का योग अपॉन कुल आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, ठीक है। तो यही देखना है आपको, एवरेज कितना है 40, एवरेज है आपका 40 बराबर
कुल छात्र कितने हैं? कुल छात्र कितने हैं? 39। और आपको यहाँ पे योग पता चल जाएगा कितना होगा, टोटल योग कितना होगा? 39 इंटू 40 ग्राम, है ना। तो कितना होगा? 9 चौको 36, 9 4 तियाँ 12 और 3 15, तो 1560 किलोग्राम। तो टोटल वेट कितना आ गया? 1500। जो टोटल वेट आया वो आ गया आपका 1560 केजी, ठीक है। अब औसत भार में वृद्धि कितने की हो गई? 800 ग्राम की। भाई पहले औसत भार कितना था? इतना। तो अब कितना हो गया? 4000 40 800 ग्राम। इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? इतना 40,000 ग्राम प्लस 800 ग्राम और बढ़ गया, तो अब कितना हो गया? 40,800, है ना। इतना ग्राम हो गया टोटल, ठीक है। कुल योग अब इतना हो गया। और अब आदमी कितने हो गए? टोटल 40 हो गए। पहले 39 थे, एक और बढ़ गया, तो इसको 40 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरा ही मिट गया, दोबारा से देख लीजिए, ठीक है। 39 इंटू 40 बराबर कुल योग हो गया, योग हो गया ये, ठीक है। तो ये हमारा कितना आया था? 1560 केजी, ठीक है। आगे देखते हैं, ये टोटल योग हो गया, ठीक है। अब कितने की वृद्धि हुई? 800 ग्राम की। 800 ग्राम की वृद्धि हो गई, ठीक है। और पहले कितना था? 40 केजी, तो 40,000 ग्राम हो जाएगा। केजी को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। प्लस 800, तो 40,800 ग्राम हमारे पास क्या हो गया? टोटल वेट हो गया, ठीक है। अब कितने लोग हो गए हमारे पास? 40 लोग हो गए। तो इससे एक जीरो तो कट गया, ठीक है। 4 से कटेगा कितनी बार? इतने की वृद्धि हो गई। दोबारा से देखिए, ठीक है। 39 गुना 40 बराबर कितना आया था? 1560, ठीक है। अब पहले औसत भार कितना था? 400 था, और अब औसत भार कितना हो गया? सॉरी 40 था, अब हो गया 40.8। और आदमी कितने हो गए? पहले 39 थे, अब कितने हो गए? 40। तो इसको करेंगे 40 से मल्टीप्लाई, टोटल कितना हो गया? जीरो से तो दशमलव हट गया, ठीक है। 4 अठा 32, यहाँ पे बचेगा 3, 4 अठा 32 और 4 चौको 16, तो 1632 हो गया टोटल वेट। और पहले वेट कितना था? इतना। जब केवल विद्यार्थी थे तब वेट इतना था, और अब इतना हो गया। तो कितने की वृद्धि हुई? 1632 माइनस 1560 बराबर कितना होगा? 72, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 72। आगे देखते हैं, किस ग्रंथ में गढ़ नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है? तो किस में मिलता है ये? तुजुक ए जहांगीरी में, ठीक है। तुजुक ए जहांगीरी में यह उल्लेख मिलता है कि जो गढ़ नरेश श्याम शाह था उसको मुगल बादशाह ने घोड़े व हाथी दान दिए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1948 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार से संबंधित खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी किस खेल से संबंधित है? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है ये है बास्केटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो जो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो था श्री गुप्त, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु प्रयाग परियोजना जो है वो है चमोली में है, ठीक है। बाकी सब इसके सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। वर्ष 2021 की जनगणना के अनुसार
जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो उत्तराखंड का जो स्थान है वो है ऑप्शन नंबर ए 25वां। ठीक है। अगला है गढ़वाल का बारदोली के नाम से प्रसिद्ध है। जो गढ़वाल का बारदोली है ये अलग अलग बारदोली है, कुमाऊं का है, एक गढ़वाल का है। तो गढ़वाल का जो बारदोली है वो है गुजड़ू। ठीक है। दूसरा है कुमाऊं का बारदोली है वो है सल्ट। ठीक है। और जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था वो कब हुआ था? 1928 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। सौजन्या 9 दिन पहले फिल्म देखने गई, वह केवल बृहस्पतिवार को ही फिल्म देखने जाती है, आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो भाई वह 9 दिन पहले गई। ठीक है। और वो केवल कब जाती है? बृहस्पतिवार को जाती है। तो बृहस्पतिवार में 9 दिन ऐड कर लो, ये बृहस्पतिवार है प्लस 9 ऐड कर लिए, इसमें से 7 कम कर लो, क्योंकि 7 दिन बाद तो बृहस्पतिवार ही आएगा, है ना। तो बचे 2 दिन, तो बृहस्पतिवार में 2 ऐड कर लो, और बृहस्पति, शुक्र और शनि। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शनिवार को। वह आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा? शनिवार। ठीक है। जो भोटिया जनजाति है, जो भोटिया जनजाति है, इसके लोकगीत हैं कौन कौन से हैं? तो बैरा, बाजू, तिमली, ये सभी। ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1952 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसके अलावा और परीक्षाओं में भी बार बार पूछा जाता है। ठीक है। नुंगटंग देवी की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन जो है 75, नुंगटंग देवी की पूजा की जाती है, कौन करता है? इसका जो राइट आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर ए, रंग समुदाय इसकी पूजा करता है। ठीक है। जुआरी जो नाम है वो किसका नाम है? क्वेश्चन नंबर 7। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक नदी है, जुआरी एक नदी है, यह भारत के राज्य गोवा में प्रभावित होती है और उसकी सबसे लंबी नदी है गोवा की। ठीक है। इसकी लंबाई जो है वो है 92 किलोमीटर। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये तो सबको पता होगा किसके प्रति होती है, ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के प्रति। ठीक है। और ये क्वेश्चन अन्य एग्जामों में भी बार बार पूछा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट्स ऑफ अल्मोड़ा पुस्तिका के लेखक कौन है? तो जो इसके लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी, गंगादत्त उप्रेती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि फीड का कोड 47 है तो ट्री का कोड 91 होगा, तो मीट का कोड ज्ञात कीजिए। ठीक है। क्या होगा? तो मैं आपको सीधा सॉल्यूशन इसका बता रहा हूँ। ठीक है। ज़्यादा डिस्कस करने का टाइम तो है नहीं। तो फीड FEED, F आता है 6 पे, इसके बाद E 5 पे, ये भी 5 पे, और ये D 4 पे। ठीक है। तो 6 गुणा 1 ऐसे करके ऐड किया गया है, 6 गुणा 1 प्लस 5 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 3 प्लस D आता है 4 पे, तो 4 गुणा 4 ऐसे करके ऐड किया गया है। 4 चौको 16, 16 15 31, 31 10 41 और 6 47। ठीक है। तो टोटल 47 आया। तो ऐसे ही इसका देख लेते हैं। M आता है 13 पे, M आता है 13 पे, E आता है 5 पे, ये E आता है 5 पे, T आता है 5 पे, सॉरी T आता है 20 पे। ठीक है। तो 13 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 गुणा 1 प्लस ऐसे ही 5 गुणा 2, ऐसे ही 5 गुणा 3, ऐसे ही प्लस 20 गुणा 4, 20 गुणा 4। तो देखो 13 एकम 13, तो 13 एकम 13 प्लस 5 गुना 10 प्लस 5 तियाँ 15 और प्लस 20 चौको 80। ठीक है। तो इन सबको जोड़ के क्या आएगा? 80 प्लस 15 95, 10 105 और 13 118। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 118 होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1935 में किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से हुआ था? अल्मोड़ा से किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
भारतीय संविधान की संकटकालीन व्यवस्थाएं कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई हैं जर्मनी से। ठीक है, जर्मनी के बीमर संविधान से, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आपको पता होगा ये आपातकाल लिया गया है वहां से। ठीक है, तो कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं इसमें? अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 352, 356 और 360। ये वाला है वित्तीय आपात। ठीक है, ये वाला जो है 356 जो है वो है राष्ट्रपति शासन। अगर किसी राज्य की जो सरकार है वो विफल हो जाती है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो ये होगा। और जो पहला वाला है 352, वो है राष्ट्रीय आपात, या जो सैन्य विद्रोह है या फिर बाह्य आक्रमण जो होता है उसके द्वारा जो लगाया जाता है, उसके कारण जो लगाया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। श्यामला ताल कहाँ स्थित है? जो श्यामला ताल है वो कहाँ स्थित है? तो श्यामला ताल जो है ये है उत्तराखंड के चंपावत जिले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। हिमालय का वह कौन सा भाग है जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आप स्क्रीन को पॉज करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कश्मीर हिमालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है? तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 13वें स्थान पर। ये 2011 की जनगणना के अनुसार होगा। ठीक है, जो धुआंधार जलप्रपात है ये किस नदी पर स्थित है? जो धुआंधार जलप्रपात है ये किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। ठीक है, नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन है राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है? जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसका जो गठन है वो किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 243 के। मोहन उप्रेती हैं, मोहन उप्रेती कौन है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक। अगला क्वेश्चन है आप सीधे चल रहे हैं, ठीक है, फिर आप बाईं ओर मुड़ गए। यदि उस समय अस्त होता सूर्य आपके दाईं ओर हो तो आरंभ में आप किस दिशा में चल रहे थे? मान लो आप यहाँ से चल रहे थे ऐसे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, आप मुड़ गए कहाँ? अपने बाईं ओर मुड़ गए। आप ऐसे जा रहे थे फिर बाईं ओर मुड़ गए ऐसे। अब जो है अब क्या हुआ, इस समय जो है जब आप यहाँ पे पहुँचे हैं तो सूर्य जो है आपके दाईं ओर है, आप ऐसे खड़े हैं। ठीक है, ये आपका दायां है और ये बायां है, तो यहाँ आपका डूबता हुआ सूरज है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पश्चिम है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा पूरब। तो इसका मतलब आप कहाँ चल रहे थे पहले? पश्चिम की ओर चल रहे थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस बात पर जोर दिया था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक व राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए? तो इसका आंसर जो होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी ने इस बात पर बल दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची है। तो इसका तो सबको लगभग पता ही होगा कौन सी अनुसूची है। ऑप्शन नंबर डी 11वीं अनुसूची है। तो जो पंचायती राज अधिनियम है इससे संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1992 में। ठीक है, और सबसे पहले कहाँ कहाँ लागू हुआ था पंचायती राज? राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, राजस्थान के नागौर में सबसे पहले इसको लागू किया गया था पंचायती राज को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी? तो ये किसने लिखी है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी पातीराम ने। उष्ण कटिबंधीय घास मैदानों को कहा जाता है, जो उष्ण कटिबंधीय घास मैदान है उनको क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सवाना। अगला क्वेश्चन है दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? तो ये तो चेक करना पड़ेगा कितने वर्ग हैं। ठीक है, एक वर्ग तो ये वाला हो गया, एक ये बड़ा वाला हो गया 2, और ये 3 वर्ग तो ये हो गए। ठीक है, उसके बाद इस बड़े वाले में इसमें 1 2 3 4, 3 और 4 7 ये हो गए। ठीक है, और एक ये वाला हो गया 8, और इसके अंदर भी है 1 2 3 और 4, तो 8 और 4 12। टोटल वर्ग कितने हो गए? 12। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से छत्र कशिका पाई जाती है। छत्र कशिला, छत्र कशिला जो है पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या होता है, मरुस्थल में, मरुस्थल जो है वहाँ पे रेत होती है बहुत सारी, ठीक है, और हवा के कारण या तूफान के कारण और रेत क्या होती है, उड़ती है या वहाँ से घिसने लगती है, उससे जो है छतरी नुमा वहाँ पे क्या बन जाते हैं, स्थल बन जाते हैं। छतरी नुमा स्थलाकृति को क्या कहते हैं? छत्र कशिला कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मरुस्थल, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में जो सिंचाई अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ स्थित है? तो जल्दी से बताइए कहाँ स्थित है। तो ये है रुड़की में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 75 रुपए में, ये मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, किसी वस्तु को 75 रुपए में विक्रय करने पर एक आदमी 40% की हानि होती, एक आदमी को इतने परसेंट की हानि होती है, उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। आप सबको पता होगा कि जो सीपी होता है या जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा क्या होता है, 100% होता है, ठीक है। और जो चेंज होके आता है वो होता है एसपी या फिर विक्रय मूल्य, ठीक है। तो चेंज क्या हुआ, हानि हुई, इसका मतलब 100 था, हानि कितने की हुई, 4% की, इसका मतलब एसपी कितना हुआ, 96%। और ये हमें दे रखा है ये किस पे है, 75 रुपये में बेचने पर 4% की हानि हो रही है, इसका मतलब जो 96% है वो बराबर है किसके, 75 के, ठीक है। तो 100% किसके बराबर होगा, तो ये सीपी होगा। 100% किसके बराबर होगा, 75/96 गुणा 100, ठीक है। अब 100% हमें पता चल गया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो जाए। तो भाई अब 100 था, अब दोबारा बेच रहे हैं वो, पहले तो हानि पे बेचा, अब 20% लाभ पे बेचेगा, तो 120 पे बेचेगा, 120% पे। तो 120% कितना आएगा इसका, क्या है ये, 75/100, 75/96 गुणा 100 और गुणा 120, ठीक है। तो जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, 75/96 गुणा 100, ठीक है। इतना इसका क्या है, सीपी है। अब इसका जो एसपी क्या होगा, 120%, मतलब 120/100, ठीक है। 100 से तो 100 कट गया, ठीक है, 12 से कट गया, ये कितनी बार, 8 बार, ठीक है। और 12 एकम 12, 10, 750/8, तो कितनी बार कट रहा है, 8 नमा 72, तो 9 एक ही ऑप्शन में है। उसके बाद बचेगा 3 0, तो 8 3 24, तो ये वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 93.75 में बेचने पर उससे क्या होगा, 20% का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये लगभग सबको पता होगा किस नदी के किनारे स्थित है, कोसी नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अश्व अक्षांश कहते हैं, तो ये अश्व अक्षांश जो है वो कहते हैं उपोष्ण उच्च दाब पेटी को कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ग्राम पंचायत सदस्यों की जो योग्यता है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 243 एफ में वर्णित है, ठीक है। तो ये था बीपीडीओ का 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।